हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यू बुक स्टार्ट की है, इसका नाम है भारत एक खोज। उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 था हमारा तलाश। उसके भी कितने खंड थे? 6 में से हम लोगों ने एक खंड, पहले वाला खंड कंप्लीट किया है, भारत के अतीत की झांकी। तो यानी कि भारत के अतीत का मतलब है जो उसकी पुरानी यादें थी, उसकी हम लोगों ने कुछ झांकी देखी। उसमें क्या क्या देखा, जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियाँ और गौतम बुद्ध का स्थान देखा, के बारे में पढ़ा, जैसे बनारस में जो सारनाथ है। और कुछ कुछ हम लोगों ने क्या किया कि जो अकबर का साम्राज्य था, उसकी फतेहपुर सीकरी के बारे में भी पढ़ा। लेकिन हम लोगों ने क्या है, उसका डिटेल नहीं पढ़ा, बट थोड़ी थोड़ी कुछ बातें उसकी सीखी। तो आज हम दूसरा खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई थी। यानी कि मतलब ये है कि जो भारत की शक्ति, यानी भारत की शक्ति कैसी थी? बहुत अच्छी थी, अपार शक्ति थी। उसके जो पतन का कारण था उसको खोजना, यानी कि वो विनाश की तरफ कैसे गया, उसको खोजना भी बहुत, मतलब उसको खोजना एक उलझी हुई बात थी, बहुत लंबी थी। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। यानी कि उसका पतन, जो भारत हमारा, जिसकी भारत की शक्ति थी, उसका पतन किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से मतलब उसका पतन होता चला गया, उसका कारण हम लोग सब समझ रहे हैं, यानी कि समझ स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में बिछड़ गया है, दौड़ में पिछड़ गया है, और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, वो तकनीकी प्रकृति के मामले में आगे निकल गया है। यानी कि भारत तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ गया है, और यूरोप जो तमाम बातों में बहुत सी जमाने से पिछड़ा हुआ था, वह तकनीकी प्रकृति, यानी कि वो तकनीकी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, और वो किसमें? प्रकृति के मामले में आगे निकल। कैसे भारत से आगे निकल गया? क्योंकि भारत ने टेक्नोलॉजी थी जो, उसका इस्तेमाल नहीं किया, और जो यूरोप और विदेशी थे उन्होंने इसका इस्तेमाल करके वो प्रकृति के लिए आगे बढ़ गए। तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति की मानसिकता थी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी का विकास था, तकनीकी विकास था, इसके पीछे क्या? हौसलामंद, यानी कि बहुत ही बुद्धिमानी, जो बुद्धिमान थे उनकी जीवनी और शक्ति की मानसिकता थी, उनकी सोच थी। नई तकनीकियों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया, और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना उनको आसान लगा। भारत था, उसने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, इसलिए वो पिछड़ता चला गया। लेकिन जो पश्चिमी यूरोप थे, उनके देशों ने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि उसमें फ़ोन नहीं आ गए थे, लेकिन फिर भी जो उसमें तोपों में बम लगाना, गोले लगाना, पिस्टल, ये इन सब का जो टेक्नोलॉजी थी, इसको इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी सैनिक बल को मजबूत किया, और इतना विस्तार कर दिया कि पूरब पर अधिकार करना उनके लिए आसान हो गया था। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि सारे एशिया की कहानी है। ये सिर्फ भारत ही नहीं कि सिर्फ भारत ने ही नई टेक्नोलॉजी अपनाई, सारे एशिया में ही था कि उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल नहीं करके अपने आप का पतन किया है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी, किंतु कुछ बाद ही की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। मुझे कह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यानी कि पतन क्यों हुआ, या उन लोगों ने जो थे, भारत ने, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह गुत्थी सुलझाना मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में काफ़ी होशियार था, मानसिकता थी, सजगता थी उसको समझने की, तकनीकी कौशल की, पर उनमें जो तकनीकी कौशल, जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, उसकी उनकी कमी थी। इसी के बाद, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर, इसीलिए जो बाद के उत्तरोत्तर दिन पे दिन जो समय आया, उसमें गिरावट होने का आभास लगता रहा। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ गई, इसलिए जीवन में जो जीने की उत्साह और वो थी, वो भी धीरे धीरे कमी आ गई, छीड़ हो गई, चली गई। रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। अब छीड़ कैसे हो गई कि जब उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया, तो अब क्या होगा कि जब उनमें टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो अब वो अपना जो उनका मतलब दिमाग था, बुद्धिमत्ता थी, वो तो सारी पतन में चली गई, गिरती चली गई। फिर उन्होंने क्या किया कि अनुकरण, यानी कि दूसरे को देख के नकल करना शुरू कर दिया था। भारतीय लोगों ने दूसरों को देख के नकल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं। टेक्नोलॉजी को किसने अपनाया? विदेश से। उन्हें जहाँ कामयाबी के साथ साथ विद्रोही विचार
जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भी भेदने का प्रयास किया था। और वो क्या था कि कामयाबी के साथ साथ जब वो दूसरों की नकल कर रहे थे तो उसको ये देख रहे थे कि हम किस तरीके से इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ विद्रोह के विचार की भी प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों, जो ब्रह्मांड है उसके रहस्यों में, यानी कि वो देश दुनिया के पाखंडों में, रीति रिवाजों में, उसमें धीरे धीरे उसको खोजने लगे थे, रहस्यों को भेदने का प्रयास करने लगे, उसको खोजने लगे थे। लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया। अब वो शब्दों के बडंबर्स में लैस भाग्यकार, वो भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगा, शब्दों से खेलने लगे किसी भी चीज़ को। अब जब वो लोगों ने तकनीकी को नहीं अपनाया, उसको आगे नहीं तरक्की करी, तो जो भी सीखा हुआ था वो पतन में चला गया। अब वो क्या करने लगे कि शब्दों के साथ खेलने लगे, उसी शब्द को तोड़ मरोड़ के अपना अच्छा बुरा भाग्य भविष्य ये सब चीज़ें उसी में करने लगे। भव्य कला की मूर्ति निर्माण का स्थान भी जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से ही की नक्शीवादी लेने लगे। प्रभावी किंतु सरल जीवन और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। यानी कि जो भारत की बहुत ही अच्छी सरल भाषा थी, सिंपली भाषा में हम समझा सकते थे, वो अब किसने ले ली? अत्यंत कठिन और जटिल साहित्य शैली ने ले ली थी। साहित्यकारों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सकता था, वो छिड़ो चली थी। यानी कि जो इनकी साहित्य कलाओं की जो लालसा थी और जो छलकती हुई इनकी जो कीर्तियाँ थीं, मूर्तियाँ थीं, वो सब क्या है? साहित्यकारों की जो लालसा, वो दूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार जो होता था, पहले हो रहा था, वो सब संभव क्या हो गया था? संभव अब वो उससे दूर होते चले गए थे और यह छीड़ हो गई थी। यानी कि जिसके कारण सुदूर देशों में भी, दूर देशों में भी भारतीय संस्कृति के प्रचार होते थे, उसमें ये देखते थे कि इसमें क्या है क्या नहीं, तो अब वो भी क्या है? धीरे धीरे दूर होती चली गई और वह छीड़ हो गई, खत्म हो गई। और अतीत भी अंधी मूर्ति पूजा से उसकी जगह ले ली। और अतीत नहीं, यानी कि जो बीता हुआ समय था, उसमें किस में चले गए? वो मूर्ति पूजा में, मूर्तियों में, पाखंडों में वो घुसते चले गए। अतीत विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया था। अतीत का यानी कि जो पिछड़ा हुआ था, जो हमारा पास्ट था, वो उसका भार ने उसको कुचल दिया था। वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गए थे, यानी सिर्फ जड़ता और शारीरिक थकावट भी होने लगी, क्योंकि मानसिक थकने लगा। दिमागी थकान, कहते नहीं कि अगर मन के जीते और मन के हार है। यदि मन ने भी सोच लिया था कि अब हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, शरीर भी थकावट की ओर भागने लगा। इसलिए हमारे भारत का क्या हुआ? हास यानी वह पतन की ओर जाने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया। वह गतिहीन यानी कि बिना काम करने के लायक हो गया और जड़ हो गया, यानी वो मूर्ख होता चला गया। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते चले गए और भारत को छोड़कर बाकी सभी विश्व के जितने भी और थे, वो प्रगति की ओर यानी कि आगे बढ़ने, तरक्की की ओर बढ़ते चले गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। लेकिन यह जो स्थिति है वह अभी पूर्ण सर्वेक्षण नहीं है। पूरी इसका जो कहते हैं ना कि इसको ऑब्जर्व किया गया, वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया गया। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत की पूरी तरह टूट जाता। वो जो कह रहे हैं कि यदि भारत केवल जड्डता और जो गतिहीनता के में काम ना करना और इसके सिर्फ यही अगर एक जरिया होता इसका पतन का, तो ये अभी तक इसका जो पुरानी यादें हैं उससे नाता टूट गया होता। यह एक युग का अंत और उसके ध्वंसों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। जब वो पतन खत्म हो जाता तो वो युग खत्म हो जाता, और वो युग खत्म हो जाता यानी कि उसके युग पे क्या है? किसी नए ध्वंसों पर एक नई चीज़ का निर्माण होता, उत्पत्ति होती। लेकिन इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ। लेकिन ये अभी भंग नहीं हुआ, यानी कुछ तो है अभी, कुछ तो ऐसी चीज़ है अभी जिस पर भारत अभी टिका हुआ है, पूरी तरीके से वो उसका विनाश नहीं हुआ है और भारत में भी वह निरंतरता बनी रही है। इसके अलावा समय समय पर पुनः जागरण के दौर भी आते रहे हैं। समय समय पर पुनः जागरण यानी कि कभी कुछ पुनः जागरण आते रहे हैं। पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया है, उसका सामंजस्य रखने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कुछ नए को समझाने के लिए, नए को यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी, जो वो थी, वो उसे भारत ने नहीं अपनाया, विदेशों ने अपनाया, इसलिए वो तरक्की कर गए और भारत हमारा
किसमें पतन की ओर चला गया। लेकिन कुछ तो नया कारण था, कुछ तो नई चीज़ें थी जो उसको समझाकर, उसे अनुकूल बनाकर और उसके जो कम से कम जो पुराने के अंश के साथ उसको जोड़ो, जो उसकी पुरानी यादें या कुछ उसको जोड़कर उसको कुछ उसके रक्षा के लायक समझाया गया है, और जो कि उससे सामंजस्य करने के प्रयास उसको साफ साफ दिखाई पड़ते रहे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा ही प्रतीत के रूप में बचा रहा, से चेंज हो गई। जो लोग उस लक्ष्य की ओर खींचती है, जो लोगों को उसकी ओर खींचती है, जो पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही, और साथ ही पुराने और नए, यानी कि आज जो नया है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है, उसको नए के साथ और पुराने के संग सामंजस्य यानी कि मेलजोल बनाने की उस इच्छा उनकी बराबर बनी रही है। इसी लालसा से उन्हें गति दी गई है और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी आत्मसात करने की सामर्थ्य दी है। ठीक है, और उनको साथ ही साथ जो नए विचार हैं, पुराने विचार और नए विचारों को एक साथ मिलाकर उनको साथ यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आत्मसात करने की उनमें समर्थता थी। किसमें? भारतीय लोगों में, यानी भारतीय में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 तलाश का द्वितीय खंड, जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको भारत की शक्ति और सीमा की। भारत की शक्ति कहाँ तक थी, उसकी सीमा कहाँ तक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका खंड चैप्टर नंबर 2 तलाश का खंड नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।